हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय PCM क्लासेस में स्टूडेंट। आज फिर नई वीडियो के साथ आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। और क्लास 12 की फिजिक्स में ये लेक्चर नंबर जो है हमारा 50वां लेक्चर नंबर है। इस 50वें लेक्चर नंबर में आज हम कुछ ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं, आज हम कुछ चीज़ जानने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आपने पढ़ा है कि प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में, जो आप रटते हो, ठीक है नहीं। विशिष्ट प्रतिरोध का आपका देखा होगा, तो जो आप रटते हो रो से दिखाते हैं विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, यानी प्रतिरोधकता आपने पढ़ा होगा ना, तो ये आपने रटा होगा। परंतु आपको क्या पता है कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, विशिष्ट प्रतिरोध आया कहाँ से, आपको नहीं पता होगा। इसलिए आज इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, यही चीज़ पढ़ने वाले हैं कि यानी कि प्रतिरोध आया तो आया कहाँ से, विशिष्ट प्रतिरोध आया कहाँ से, ठीक है नहीं। यानी हम कह सकते हैं प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उपपत्ति की हम बात यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए बहुत सारे हमने टॉपिक पढ़ लिए हैं 12th क्लास की फिजिक्स के अंदर, यानी फर्स्ट बुक के अंदर हमने, यानी जो तीसरा अध्याय चल रहा है हमारा विद्युत धारा वाला, उसमें हमने पढ़ लिया अनुगमन वेग वगैरह, अनुगमन वेग धारा में संबंध पढ़ लिया है, तो वो टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। यदि आपके वो टॉपिक क्लियर हैं तो आपको ये टॉपिक समझ में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है स्टूडेंट। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको टॉपिक क्लियर तरीका समझ में आ सके, ठीक है। वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी इसकी मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको टॉपिक क्लियर तरीका समझ में आएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टूडेंट यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट हम बात करते हैं प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध की उपपत्ति। भाई देखिए प्रतिरोध कहाँ से आया, विशिष्ट प्रतिरोध कहाँ से आया, इसकी परिभाषा वगैरह के बारे में तो हम आगे जाकर के देखेंगे जब उनका नियम पढ़ेंगे, ठीक है नहीं। अभी तो हम केवल इतना देखेंगे प्रतिरोध क्या है, यानी कि प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध की उत्पत्ति, यानी आया कहाँ से निकल के। तो देखिए हमने पीछे से जो पढ़ी हैं, जो पीछे से जो टॉपिक पढ़े हैं वहीं से आया है। समझिए मैं आपको समझाता हूँ। हमने पढ़ लिया था कि जैसे हम जानते हैं कि एक चालक होता है, ये एक चालक है, क्या है ये चालक है इस प्रकार से, ठीक है। इस चालक में आपको पता है इसको हमने किससे जोड़ दिया, एक बैटरी से, इसको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया इस प्रकार से, क्लियर। जब इसको बैटरी से तो ये प्लस ये माइनस, तो ये प्लस ये माइनस। आपको पता है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से किस वेग से गति करते हैं, अनुगमन वेग से गति करते हैं। क्या आपको इसका फॉर्मूला पता है? मैंने अनुगमन वेग का फॉर्मूला आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। तो ये चालक है और इस चालक की जब इस पर देखिए प्लस माइनस है तो यहाँ एक विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो जाएगा इस प्रकार से ई। इस चालक की लंबाई अगर हम यहाँ पर कंसीडर कर लें एल, कितनी है, एल है, ठीक है नहीं, एल लंबाई है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए है, इसमें से धारा का प्रवाह आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो क्या आपने पढ़ा है, तो क्या आपने ये चीज़ पढ़ी है कि धारा और अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है, पढ़ा है, अच्छी तरीके से पढ़ा है। तो चलिए हम वही यहाँ पर लेने वाले, तो हम जानते हैं क्या, हम केवल यहाँ सीखने के लिए आए हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं क्या, वी नो डेट, हम लिखेंगे वी नो डेट, ठीक है नहीं भैया। क्या जानते हैं, अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध हमने पढ़ लिया, I बराबर होता है NeAVD। ये हमने मान लिया, ये समीकरण फर्स्ट हो गया, ठीक है, होता है। अब हम एक चीज़ और जानते हैं, अनुगमन वेग, ठीक है। हम कह सकते हैं जहाँ अनुगमन वेग जो होता है उसका फॉर्मूला होता है E कैपिटल E टॉ बटे M, पढ़ लिया है हमने, ठीक है। आप जाकर देखिए, अब इसका मान उठा के समीकरण में रखोगे तो क्या बनेगा, तो समझिए यहाँ पर, तो I बराबर बनेगा ये NeA। अब E यहाँ पर है, गुणा लगाओ, E कैपिटल E टॉ बटे M, E से ही गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा NE स्क्वायर AE टॉ और बट्टे में सबके क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं बताइए। मैंने कुछ नहीं किया, जो आपने पीछे पढ़ा है बस मैंने वही ले लिया है। अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध ये होता है, हम जानते हैं यहाँ पर कि BD जो अनुगमन वेग होता है, अगर इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग से गति करते हैं तो ये वेग का फॉर्मूला होता है, ठीक है, पढ़ लिया है। इसको उठा के इसमें रख दिया तो यहाँ तक ये बन गया, क्लियर। चलिए आपने अध्याय 2 में पढ़ा था विभव प्रवणता के बारे में। क्या पढ़ा था कि अगर कोई चालक है, मान लीजिए चालक है, ठीक है। विभव प्रवणता क्या कहती है, विभव प्रवणता कहती है कि दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाला परिवर्तन विभव प्रवणता कहलाता है। यानी कि जैसे मान लीजिए ये चालक है L लंबाई का, विद्युत क्षेत्र E लग रहा है, तो इसके स्रों पर विभवांतर कितना है, मान लीजिए V वोल्टेज, कितना है, V वोल्टेज विभवांतर है, क्लियर। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो E बराबर कितना हो जाएगा, फॉर्मूला होता है V/L, क्या होगा, V/L, ठीक है नहीं। यानी कि विद्युत क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो V/L बनेगा फॉर्मूला, क्या बनेगा, V/L। ये हमने पढ़ लिया है, अध्याय 2 में पढ़ा है, ठीक है नहीं। विभव प्रवणता से निकल के आता है, यानी कि
दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाला परिवर्तन, किसी विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। आपने पढ़ा है कि डेल ई जो होता है वो क्या होता है, डेल वी बटे डेल आर, ये तो होता है। अगर आप इसमें गुणा कर दोगे तो क्या डेल वी बराबर क्या होता है, डेल ई, सॉरी यहाँ पर ई होता है और यहाँ पर क्या हो जाएगा ई और डेल आर। ये आपने पढ़ा था विभव प्रवणता में, ठीक है, नहीं पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, तो वहीं से लिया है। अरे भाई यहाँ आर दिया तो यहाँ एल दी है, दूरी इतनी है, ठीक है नहीं। और यहाँ पर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर विभव की बात करेंगे तो वी वोल्टेज लग रहा है, सिरों पर विभव कितना लग रहा है, वी वोल्टेज, तो विभवांतर कितना होगा, तो विद्युत क्षेत्र के साथ अगर हम गुणा कर देंगे इसका तभी तो निकल के आएगा। क्लियर। तो यहाँ से आप देखिए, अगर मैं यहाँ से निकाला जाए ई का मान आपको दिया है तो इस ई के मान को उठा करके यहाँ पर रखिए, यहाँ पर रख दीजिए। जब आप ई का मान यहाँ पर रखोगे तो यहाँ लिखेंगे ई का मान रखने पर, ई का मान रखने पर, ई का मान रखोगे, ई का मान आपने वो निकाला है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रखिए, तो आई बराबर हो जाएगा आपका एन ई स्क्वायर ए, ई की जगह पर रखोगे तो ये वी आएगा और यहाँ पर टॉ हो जाएगा और बट्टे में आ जाएगा एम एल, क्योंकि एल नीचे आ जाएगा भैया, ई को यहाँ पर रखोगे तो वी एल को, ठीक है। ई का मान रखने पर ई का मान आपको पता है क्या है, ई का मान ये दिया है, ई बराबर कितना है, वी अपॉन एल, ठीक है, ये है, ठीक है। एक बार देख लेता हूँ दिखाई दे रहा है कि नहीं। चलिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर वी अपॉन एल लिखा है, वी अपॉन एल, वी बटे एल, ठीक है नहीं, इस प्रकार से। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं इसमें, यहाँ पर अगर आप एक काम करो, क्या काम करो भाई, कि इस वी को एक काम करते हैं, इसका इसमें गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई एम एल, होगा नहीं होगा, बराबर एन यू स्क्वायर ए वी और यहाँ हो जाएगा टॉ, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर आपको v निकालना होगा तो क्या करोगे, v निकालोगे तो v बराबर क्या होता है, सब v को छोड़ दो, सब इसके नीचे लेके आओ, तो हो जाएगा आई एम एल बट्टे में हो जाएगा आपका एन यू स्क्वायर ए टॉ, ठीक है, v हमने निकाल लिया। क्लियर। अब देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा v बराबर, यहाँ से अगर आप देखोगे तो एम एल रहेगा बटे नीचे एन यू स्क्वायर टॉ रहेगा और यहाँ पर ए होगा और बाहर यहाँ पर आई आ जाएगा गुणे में, ठीक है नहीं, इस प्रकार से। इस आई को इसके बट्टे में लेके आओ, जब आई को इसके बट्टे में लेके आएंगे तो क्या बनेगा, चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। आई को जब इसके बट्टे में लेके आएंगे तो ये बनेगा वी बराबर, देखिए पर मैं यहाँ लिख लेता हूँ, एम एल बट्टे में क्या है, एन यू स्क्वायर ए टॉ, यही तो है, और आई यहाँ पर गुणे में है। आई को इसके बट्टे में लाएंगे तो बन जाएगा वी अपॉन आई बराबर बनेगा एम एल बटे एन यू स्क्वायर ए टॉ, ठीक है, एन यू स्क्वायर ए टॉ बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए एम एल बटे एन यू स्क्वायर ए टॉ क्या है, ये कांस्टेंट है, क्यों, जो एम है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, एल चालक की लंबाई है इसकी, एन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये भी फिक्स होती है, ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश ये भी होता है, ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी कि ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका श्रांति काल है समय, कितना समय लग रहा है, तो सारा का सारा यहाँ पर क्या है, ये कांस्टेंट। तो इस कांस्टेंट को कहा जाता है, इस पूरे कांस्टेंट को कहते हैं हम आर, क्या कहते हैं भाई, इसको ही हम आर कहते हैं, कांस्टेंट को क्या कहते हैं, आर। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, वो बनता है वी अपॉन आई बराबर हो जाता है आर, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका बनता है, आपने पढ़ा था, आपने रटा होगा इस फॉर्मूले को कि वी अपॉन आई आर बराबर वी अपॉन आई होता है, ठीक है। परंतु आपने क्या कभी जानने की कोशिश की कि जो एम एल एन यू स्क्वायर टॉ से आर बनता है, यानी कि ये कांस्टेंट होती है वैल्यू, इससे ये आर बना है, यानी वी अपॉन एल, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू यही क्या करते हैं, वादा होता है इसी से, ठीक है नहीं, इतना ज़्यादा होता है तो वादा तो होगा ही ना, मटेरियल इतना ज़्यादा है तो वी अपॉन एल हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो आर है वो किसके बराबर है, एम एल बटे एन यू स्क्वायर ए टॉ के बराबर है। आर बराबर याद रखना है, आर बराबर एम एल बटे एन यू स्क्वायर ए टॉ के बराबर होगा, क्योंकि आर के बराबर ही तो है ये वैल्यू, तो हम कैसे वी अपॉन आई की जगह पे आर रख सकते हैं ना, तो ये आर है तो आर के बराबर ये वैल्यू हो गई यहाँ पर। अब आगे और देखिए, ये तो क्या होगा, केवल तुम्हारा प्रतिरोध निकल के आया है, अभी विशिष्ट प्रतिरोध भी तो यहाँ पर देखना है। तो ये यहाँ तक क्लियर आपको, ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर एम क्या है, एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, लिख लीजिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और यहाँ पर एल क्या है, चालक की लंबाई, चालक की लंबाई, यहाँ पर टॉ क्या है, श्रांतिकाल, श्रांतिकाल, इलेक्ट्रॉन श्रांतिकाल।
ए क्या है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, ठीक है नहीं। ई जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और एन जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्लियर, ये चीज़ आपको नोट कर लेना है। प्रतिरोध के बारे में समझ में आया, प्रतिरोध का फॉर्मूला कहाँ से आया है। अब उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा कि फॉर्मूला आया तो आया कहाँ से। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से ये फॉर्मूला आता है, आर समझ में आ गया। अब चलिए सर जी, अब देखते हैं यहाँ पर हम विशिष्ट प्रतिरोध का कहाँ से आएगा। भाई विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता कहाँ से निकल के आएगी, चलिए हम यहीं पर देखते हैं। आप देखिए, मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि एक बार देख लेते हैं कहाँ तक दिखाई दे रहा है। चलिए स्टूडेंट, ये आर जो दिया है, आर, चलिए आर बराबर क्या दिया है, एम दिया है। एक काम करते हैं, एम को इधर रहने दो, इधर देखो एन ई स्क्वायर तो रहने दो, और इधर एल और इधर ई इधर निकाल लाओ बाहर, कुछ किया नहीं, केवल अलग कर लिया है। ये भी एक कांस्टेंट होता है अलग से, ये भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है अलग से, जो कि एक पदार्थ के लिए होता है, क्योंकि ये पदार्थ का कांस्टेंट है। देखो एम एक पदार्थ का गुण है ना, द्रव्यमान, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका द्रव्यमान अंदर का, ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एन इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये उसकी मतलब कितनी संख्या है, तो विश्रांति काल, ये तो चालक की लंबाई, और ये क्या है, विमाएँ हैं। ठीक है, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा, इतना हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये सारा हिस्सा क्या हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसको नाम देते हैं हम रो का, इस प्रकार से रो, एल अपॉन ए हो जाएगा, होगा नहीं होगा, एल अपॉन ए। तो हम कह सकते हैं कि जो रो है वो कितना है, एम बटे एन यू स्क्वायर टॉ, ये है रो का मान। ठीक है नहीं, कांस्टेंट वैल्यू है, ये रो होता है, इसे हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। क्या कहते हैं इसी को हम, विशिष्ट प्रतिरोध। तो आपने देखा कि ये आपका संबंध क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध ये होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला ये निकल के आया। कह सकते हैं अगर यहाँ से विशिष्ट प्रतिरोध निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा रो बराबर आर ए बटे एल, ये निकल के आएगा आपका विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला, क्योंकि आर इसमें गुणा हो जाएगा, एल बटे में आ जाएगा, ये निकल के आएगा विशिष्ट प्रतिरोध का। तो ये विशिष्ट प्रतिरोध होता है, ये पदार्थ पर डिपेंड करता है, ये पदार्थ का होता है। ठीक है नहीं, ये अलग अलग पदार्थ होते हैं, उनका अलग अलग पदार्थों का अलग अलग विशिष्ट प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो अब समझ में आया आपको कि विशिष्ट प्रतिरोध कहाँ से आया है, प्रतिरोध कहाँ से आया है, फॉर्मूला कहाँ से निकलते, तो यहाँ से निकल के आया। तो आप समझ सकते हैं कि प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध की उत्पत्ति मैंने आपको बताई यहाँ पर। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि आप देख सकते हैं कि आर बराबर रो एल अपॉन ए, इसमें संबंध भी निकल के आया है। तो हम यहाँ से संबंध भी निकाल सकते हैं इस प्रकार से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ संबंध भी निकाल सकते हैं। किस किस विद्यार्थी को ये समझ में आया और किस किस विद्यार्थी को पहले नहीं पता था ये, ठीक है, और किसको पता था वो कमेंट बॉक्स में बताए। ठीक है नहीं, तो ये इस प्रकार से हुआ। चलिए अब हम इसका देखते हैं कि प्रतिरोध जो होता है वो किस पर निर्भर करता है, प्रतिरोध जो है वो किस किस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए, यहाँ पर कहीं पर हम बता देते हैं इसको, छोटा सा ही है। प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, प्रतिरोध की निर्भरता है आर की निर्भरता, आर किस पर निर्भर करता है। सबसे पहले अगर आप बात करेंगे, सबसे पहली तो देखिए वो चालकीय विमाओं पर करता है। किस पर करता है, चालक की विमा। चालक की विमा का समझते हो मतलब, यानी कि ए और एल पर करेगा डिपेंड। देख लेते दिखाई दे रहा है कि नहीं भैया, दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए अब आपको दिखाई दे रहा है। तो यानी कि चालक की विमाओं पर करता है। दूसरा अगर हम प्रतिरोध की बात करेंगे, प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, ये आपका करता है विमा पर करता है, और करता है आपको तापमान पर करता है। तापमान बढ़ाएंगे तो उस पर भी क्या करता है, ये डिपेंड करता है। ठीक है, चालक की विमाओं पर, यानी कि लंबाई कितनी है इसकी, लंबाई बढ़ाएंगे, चौड़ाई बढ़ाएंगे, अनुप्रस्थ काट क्षेत्र बढ़ाएंगे तो उस पर प्रतिरोध निर्भर करता है। ठीक है, दूसरा तापमान पर निर्भर करता है। तीसरा करता है पदार्थ पर निर्भर करता है। पदार्थ कौन सा है, चालक है, कुचालक है, अर्धचालक है, क्या है। ठीक है नहीं, तो इस पर निर्भर करता है। इसी प्रकार अगर आप विशिष्ट प्रतिरोध की बात करेंगे, यानी कि इसी प्रकार से आप रो की बात करेंगे, रो की निर्भरता, तो रो किस पर निर्भर करता है समझिए। और रो की बात करेंगे, चलिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ इतना। चलिए रो की निर्भरता की बात करेंगे तो ये दो चीज़ पर डिपेंड करता है। एक तो पदार्थ पर, पदार्थ कौन सा है, सोना है, चांदी है, कुछ है, क्या है भाई। ठीक है नहीं, दूसरा करता है ये तापमान पर। बस ये चालक की विमाओं पर निर्भर नहीं करता, चालक कितना ही बड़ा सही, ये पदार्थ के अंदर का होता है।
पदार्थ के अंदर का बात करता है तो इसलिए पदार्थ का तापमान पर निर्भर करता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते और घटते रहते हैं घटना, ठीक है, तब क्या करेगा, निर्भर करेगा। तो इन दोनों पर डिपेंड करता है आपका विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोधकता, और आपका जो आर है वो इन तीन पर निर्भर करता है। चालक की विमाओं पर भी करता है, लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा या घटेगा, क्या होगा, ठीक है, वो तो हम देख लेंगे बाद में। तापमान पर करेगा और पदार्थ पर करेगा, पदार्थ किस प्रकार का है, ठीक है नहीं, और विशिष्ट प्रतिरोध तो इन दोनों पर ही करेगा। क्लियर। तो ये इसके मैंने आपको बताया एक छोटा सा ये टॉपिक है, मतलब टॉपिक क्या है कि यानी कि समझना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं इस टॉपिक को लेके आया, ठीक है। इसके बाद जो हमारा लेक्चर आएगा यानी कि 51वां लेक्चर जो होगा उसमें हम देखेंगे कि प्रतिरोध की निर्भरता, तापमान पर प्रतिरोध की निर्भरता तो किस प्रकार से होती है, वो हम उसका नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे और बोर्ड पूछा जाता है, ठीक है स्टूडेंट, इसलिए उस टॉपिक को देखना ना भूलें। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से ये फॉर्मूला निकल के आते हैं और ये आर कहाँ से आया, विशिष्ट प्रतिरोध कहाँ से आया। उम्मीद करते हैं समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि वीडियो समझ में आया है, यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।